वीर सिंह न केवल अपने वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपनी उदारता और प्रजा के प्रति स्नेह के लिए भी जाने जाते थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था और राज्य में हर तरफ खुशहाली का माहौल था। पड़ोस के राज्य में सुंदर सेन नाम का एक व्यापारी था जो कि राजा का मित्र था। व्यापार के क्षेत्र में उनकी सूझबूझ इतनी अच्छी थी कि खुद बादशाह भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक बार सुंदर सेन ऐसे बीमार पड़े कि उन्हें उठने बैठने की भी ताकत न रही। कुछ हफ्तों से बीमार रहने के कारण उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब जल्दी ही भगवान के घर से उनको बुलावा आने वाला है। यही सोचकर उन्होंने अपने दोस्त के पास पैगाम भेजा, मुझे आपकी जरूरत है। पैगाम मिलते ही बादशाह अपने दोस्त से मिलने के लिए चल पड़े। अपने दोस्त की हवेली में पहुंचकर वह सीधे उनके कमरे में गए। फिर वह अपने दोस्त का हाथ थामते हुए बोले, मित्र, आप ठीक तो हैं? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सुंदर सेन ने कहा, मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की शाम नजदीक आ गई है, मगर मैं अपने दिल पर बोझ लिए दुनिया से नहीं जाना चाहता। बादशाह बोले, ये दोस्त आपके कब काम आएगा? मुझे क्या करना है? सुंदर सेन बोले, मेरी बेटी काफी छोटी थी, तभी उसकी माँ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये सोचकर कि इसे अपनी माँ की कमी ज्यादा न खले, मैंने इसे बड़े लाड प्यार से पाला पोसा। अब मुझे हर पल बस यही चिंता रहती है कि मेरे जाने के बाद इस नन्ही सी जान का क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बच्ची रत्नावली को अपना लें, फिर मैं भी सुकून से मर सकूंगा और इसका भविष्य भी बन जाएगा। मैं अपनी सारी धन दौलत आपके जिम्मे कर देना चाहता हूँ ताकि उम्र बढ़ने के बाद समझदार होने पर ही यह उसका उपयोग कर सके। आप वादा कीजिए कि मेरी आरजू पूरी करेंगे। बादशाह ने उनका हाथ थाम कर कहा, दोस्त, मेरे रहते आपको चिंता करने की क्या जरूरत? क्या रत्नावली मेरी बेटी नहीं? आज से आपकी बेटी मेरे साथ मेरे महल में शहजादी बनकर रहेगी। बादशाह के मुख से ऐसी बात सुनने के बाद सुंदर सेन के मुख से अंतिम शब्द निकला, हे भगवान, और वह भगवान को प्यारे हो गए। बादशाह ने रोती हुई बच्ची के सिर पर हाथ रखा और उसे ढाढ़स बंधाया। कुछ दिनों के अंदर ही बादशाह अपने दोस्त की जमीन जायदाद के सारे कागजात दुरुस्त करवाकर रत्नावली को अपने साथ राजमहल में ले आए। रेशमी कपड़े, हीरे जवाहरात के आभूषणों को पहनने के बाद रत्नावली एक खूबसूरत शहजादी बन गई। उसकी देखरेख के लिए बुद्धिमान और एक अनुभवी औरत को नियुक्त कर बादशाह बोले, देखो, राजकुमारी को किसी तरह की कोई कमी ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखना। अब तुम ही उसकी दोस्त भी हो और तुम ही माँ भी। इस प्रकार शाही महल में पलते बढ़ते रत्नावली 16 साल की हो गई। बादशाह ने सोचा, उम्र बढ़ने के साथ साथ रत्नावली अब समझदार भी हो गई है, क्यों ना उसके हिस्से की दौलत में अपनी ओर से कुछ और मिलाकर उसे सौंप दूं। और उन्होंने ऐसा ही किया। फिर अपने महल के पास ही उन्होंने उसके लिए एक छोटा सा खूबसूरत महल बनवाया। वह उस महल में शहजादी की तरह रहने लगी। बादशाह ने उसे हर दूसरी सुविधा दे रखी थी। सेवक, सेविका, द्वारपाल, सैनिक सभी नियुक्त किए गए थे। सचमुच राजकुमारी जितनी खूबसूरत थी, उतना ही खूबसूरत उसका महल भी था। कुछ ही समय में उसकी गिनती सुंदर, बुद्धिमान और धनवान राजकुमारियों में होने लगी और उसकी ख्याति पूरी राज्य में फैल गई। एक दिन वह अपने महल में अपनी उस बूढ़ी सेविका के साथ बैठी थी जिसे बादशाह ने उसके लिए खास तौर से नियुक्त कर रखा था। तभी खिड़की के पास आने पर उसकी नजर गली से गुजरते हुए एक भिखारी पर गई। भिखारी को देख उसका दिल दया से भर आया और उसने सेविका से कहा, अम्मा, गरीब और मजबूर लोग भी तो इंसान ही हैं और एक इंसान ही इंसान के काम आता है। मेरी सारी संपत्ति ऐसे ऐसे गरीब दुखियों की जिंदगी सुधारने के काम आ जाए, इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए भला और क्या हो सकती है। सेविका ने कहा, बेटी, सचमुच बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, मगर अब तुम्हारा उन जिम्मेदारियों को निभाने का भी वक्त आ चला है जिन्हें पूरा करने के लिए ही एक औरत का जन्म होता है। राजकुमारी ने कहा, अम्मा, कहिए तो कौन सी जिम्मेदारी निभानी है मुझे? सेविका बोली, बेटी, तुम सयानी हो गई हो, अब वक्त आ चला है कि तुम अपना घर बार बसा लो। अचानक शादी की बात सुनकर राजकुमारी की नजरें नीचे झुक गईं और वह शर्माती हुई बोली, अम्मा, आपकी सूझबूझ की तो बादशाह भी तारीफ करते हैं। आपके प्यार और मेहनत की बदौलत ही तो आज मैं इतनी बड़ी हुई हूँ, पर मुझे शादी के नाम से बड़ा डर लगता है। मैं ये कैसे जान सकूंगी कि जिसके साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है वह मुझे प्यार करेगा भी या नहीं। मैं तो अपने जीवन की डोर बस उसी आदमी के साथ बांधना चाहती हूँ जो मुझे दिल से प्यार करे। हाँ अम्मा, मुझे वैसा रिश्ता हरगिज पसंद नहीं जो सिर्फ मेरी खूबसूरती और संपत्ति से खींचा चला आए। सेविका बोली, बेटी,
तो तुम्हें अच्छे दिल वाले किसी सच्चे साथी की तलाश है। फिर तो तुम्हें अपनी शादी के लिए कुछ शर्त रखनी चाहिए। जो भी तुम्हारी शर्तों को पूरा करेगा वह तुम्हारे इम्तिहान में सफल होगा। फिर तुम्हें अपने लायक ऐसा शौहर भी मिल जाएगा जो हर कदम पर तुम्हारा साथ दे। ये सुनकर रत्नावली का चेहरा खिल उठा। वह बोली, पर मुझे किस तरह की शर्तें रखनी चाहिए? सेविका बोली, बेटी, शादी की चाह लेकर आए हुए लोगों के सामने तुम ये 7 पहेलियां रखना। पहली पहेली है, एक बार देखा है फिर देखने की चाह है। दूसरी पहेली, नेकी कर दरिया में डाल। तीसरी पहेली, बुरा का नतीजा बुरा ही होता है। चौथी पहेली है, सच बोलना ही अच्छा है। पांचवी पहेली है, बोलने वाला पर्वत। छठी पहेली है, बत्तख के अंडे के आकार वाला मोती। शर्त सुनकर राजकुमारी बोली, वाह क्या खूब पहेलियां हैं, पर अम्मा अब यह भी तो आप ही को बताना होगा कि मैं इन्हें सबके सामने रखूंगी कैसे? वह बोली, बेटी, बेहतर तो ये होगा कि तुम अपने महल की दीवार पर ही सारी पहेलियां लिखवा दो। साथ ही साथ यह भी लिखवा देना, जिसे भी मेरी शादी की सभी शर्तें मंजूर न हो वह महल के अंदर न आए। इस प्रकार मन में शादी की आस लिए बहुत से लोग तो आए, मगर उनमें से कोई भी इतना हिम्मती न निकला जिसे राजकुमारी की सभी शर्तें मंजूर हों। राजकुमारी ने सोचा, क्या इतने सारे लोग सिर्फ मेरी सुंदरता और धन दौलत से खींचकर चले आए थे? किसी के दिल में मेरे लिए सच्चा प्यार नहीं। ये सब सोचकर वह थोड़ी गुमसुम सी रहने लगी। एक दिन वह कुछ सोच रही थी, तभी अचानक उसकी नजर एक दाढ़ी वाले फकीर पर पड़ी। उनके पीछे उनके कुछ शागिर्द भी थे। उनमें से 2 शागिर्द बारी बारी से सोने की ईंटें जमीन पर रखते और फकीर उन्हीं ईंटों पर पैर रखकर आगे बढ़ता जाता। यह सब देखकर राजकुमारी ने सेविका से पूछा, ये लोग कौन हैं? वह बोली, बेटी, यह बड़े ज्ञानी और अव्वल दर्जे के फकीर हैं। लोगों को खुदा के बताए रास्तों पर चलने की नसीहत देते हैं। ये अभी बादशाह के पास जा रहे हैं। बादशाह भी इन्हीं के शागिर्द हैं। राजकुमारी बोली, सच? ऐसी बात है? तब तो उन्हें मेरे महल में भी आना चाहिए और मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। अम्मी, आप उन्हें मेरी ओर से खाने पर बुलाइए ना। फिर क्या था, थोड़ी ही देर बाद फकीर और उनके 40 शागिर्द रत्नावली के महल के द्वार पर आ पहुंचे। रत्नावली ने अपने नौकरों से कहा, सुनो, फकीर को लाने के लिए मैं जाती हूँ। उनके शागिर्दों को तुम किसी दूसरे कमरे में बैठाना और हाँ, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखना। वे जो मांगे उन्हें वही खिलाना। इतना कहकर वह महल के द्वार की तरफ दौड़ पड़ी। फिर वह फकीर को बड़े आदर के साथ महल में लाई और बड़े से कमरे में रेशमी कालीन पर बिठाया। उसके बाद उसने सोने चांदी के बेशकीमती बर्तनों में तरह तरह के गर्मा गर्म व्यंजन परोसे। इस प्रकार फकीर को दिल खोलकर भोजन कराने के बाद उसने गुलाब जल आगे बढ़ाते हुए कहा, यह आपके हाथ धोने के लिए है। यह सब देखकर फकीर बड़े खुश हुए और बोले, बेटी, तुम्हारी खातिरदारी से तो हम निहाल हो गए, मगर अब मुझे इजाजत दो। खुदा तुम पर हमेशा मेहरबान रहे। इतना कहकर फकीर वहां से जाने के लिए उठ गया। यह देखकर राजकुमारी उन्हें थोड़ी देर और रोकने के लिए मिन्नत करने लगी। उसने यह भी कहा कि उन जैसे फकीर के वहां आने से उसकी इज्जत बढ़ी है। फकीर बोले, बेटी, मुझे अब और ना रोको। मैं एक फकीर हूँ और एक फकीर को इन शाही सुख सुविधाओं से दूर ही रहना चाहिए। वह बोली, ठीक है, मगर मुझे इतना तो हक है कि मैं आपको अपनी तरफ से हीरे जवाहरात सोने चांदी के रूप में कुछ तोहफे दे सकूं। मेहरबानी करके आप इन्हें तो ले लें। फकीर बोला, बेटी, फकीर को इन भौतिक चीज़ों से क्या काम? उसकी जुबान पर तो हर वक्त बस एक खुदा का ही नाम रहता है। उसके दिल में बस एक खुदा ही समाया रहता है। राजकुमारी ने उनसे कहा, ठीक है, अब मैं आपको और तंग नहीं करूंगी, मगर इतना वादा तो करते जाइए कि आप यहाँ दोबारा आएंगे। फकीर बोला, बेटी, मैं यहाँ जरूर आऊंगा। इतना कहकर फकीर अपने शागिर्दों के साथ महल से बाहर निकल पड़े। उनके जाने पर राजकुमारी ने सेविका से कहा, ऐसे पहुंचे हुए फकीर के आने से हमारे महल की रौनक बढ़ गई है। सचमुच हम बड़े नसीब वाले हैं। इस प्रकार दोनों आपस में बातचीत करके काफी खुश थीं। मगर सच बात तो यह थी कि वह फकीर नहीं बल्कि एक शातिर लुटेरा था। वह फकीर का वेश बनाकर अपने दल के साथ दिन में धनवानों के घरों में जाता था और पूरा भेद लेने के बाद रात को उन्हीं घरों में लूटपाट करता था। फकीर और उसके शागिर्दों के जाने के बाद पूरा महल अस्त व्यस्त हो गया था। नौकर चाकरों ने काफी मेहनत मशक्कत करके कमरों को साफ किया और एक एक चीज को ठीक से रखा। साफ सफाई करने के बाद वे सब काफी थक गए थे। इस कारण वे सभी बिस्तर पर जाते ही गहरी नींद में सो गए। उधर फकीर की खातिरदारी करते करते राजकुमारी और उनकी सेविका भी थक चुकी थीं, इसलिए दोनों सोने चली गईं।
इसका लाभ उठाते हुए रात बीतने पर फकीर और उसके आदमी लूटपाट करने की नीयत से आहिस्ते आहिस्ते महल में घुस गए। फिर उन्होंने हीरे जवाहरात, गहने आदि सभी कीमती चीजें बटोर लीं। अब वे कुछ देर में वहां से चलने ही वाले थे कि शोरगुल सुनकर नौकरों की नींद खुल गई और वे लुटेरों को पकड़ने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़े। उसी समय राजकुमारी और उसकी सेविका की नींद भी टूट गई। अधिक तादाद में और हथियारों से लैस होने के कारण लुटेरों ने सभी नौकरों को जख्मी कर दिया और वे गहने लेकर भागने में कामयाब हो गए। मगर राजकुमारी ने लुटेरों के सरदार को पहचान लिया था। वह जान चुकी थी कि लुटेरे कोई और नहीं बल्कि फकीर और उसके शागिर्द ही थे। फिर भी वह रात भर खुद को कोसती रही। मैं कितनी भोली थी कि बहुरूपीय फकीर की झूठी बातों में आ गई। क्या एक इंसान भी इस तरह किसी के विश्वास से खेल सकता है? सुबह होते ही राजकुमारी ने बादशाह के पास जाकर उन्हें कल की सारी घटना कह सुनाई। फिर उसने कहा, उस ठग फकीर ने ऐसा करके सचमुच बहुत बड़ा अपराध किया है, उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। फकीर के बारे में ऐसी बात सुनकर बादशाह गुस्से में आ गए और बोले, चुप रहो, तुम्हें पता है तुम किसके बारे में और क्या कह रही हो, और वह भी मेरे सामने। कम से कम फकीर और लुटेरे में तो फर्क करना सीखो। जमाना बीत गया मुझे उनकी मुरीदी करते हुए, और आज तुम उन पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो। राजकुमारी ने सफाई देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं किसी पर यूं ही इल्जाम नहीं लगाती, पर मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है उसे कैसे झुठला दूं? यह सुनकर बादशाह आग बबूला होकर बोले, एक फकीर पर झूठा इल्जाम लगाकर तुमने अपराध किया है और इसके लिए तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। उसी समय बादशाह ने अपने सिपाही को बुलाकर कहा, इस मुजरिम को ले जाकर इतने पत्थर मारो कि इसे जिंदगी से ही छुटकारा मिल जाए। बादशाह के इस हुक्म को सुनते ही वजीर बादशाह से बोले, महाराज, राजकुमारी को माफ कर दीजिए। जहां पनाह, मेहरबानी करके अपने दोस्त के इंतकाल से पहले उन्हें दिए गए वादे तो याद कीजिए। उनके गुजरने के बाद उनकी जगह आपने ही तो ली है। फिर क्या कोई वालिद अपनी ही औलाद को इतनी सख्त सजा दे सकता है? नहीं नहीं महाराज, खुदा के लिए ऐसा न कीजिए। सजा ही देनी है तो उन्हें हर ऐशो आराम से बेदखल कर देश निकाला दे दीजिए। बादशाह ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, राजकुमारी को उसकी दौलत से बेदखल कर हमारे मुल्क की सरहद के पार ले जाकर छोड़ दिया जाए, ताकि ताउम्र वह मुझे अपनी सूरत न दिखा सके। बादशाह की आज्ञा पाते ही उनके सिपाहियों ने राजकुमारी और उनकी सेविका को सरहद पार के जंगलों में काफी अंदर जाकर छोड़ दिया। उन दोनों ने किसी तरह खूंखार जानवरों से बचते बचाते दिन तो काट लिया, मगर शाम ढलते ही छोटे बड़े तरह तरह के जंगली जानवरों की डरावनी आवाजों को सुनकर राजकुमारी का कलेजा कांप उठा। सेविका ने कहा, बेटी, हिम्मत ना हारो। वह बोली, अम्मा, मेरे नसीब में यह भी लिखा होगा। ऐसा मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तरह तरह की जानवरों की आवाजें सुन खुद को बचाने के लिए इधर उधर मारे मारे फिरते रहने से दोनों काफी थक गईं और हार कर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। सेविका ने कहा, बेटी, तुम कुछ देर यहीं लेट जाओ, मैं जगह कर तुम्हारी रखवाली करूंगी। पेड़ के नीचे लेटते ही राजकुमारी को नींद आ गई। तभी सफेद दाढ़ी वाला एक उम्रदराज आदमी सपने में आकर बोला, बेटी, बेशक तुम्हें कांटों भरी राहों से होकर गुजरना है, फिर भी अपने दिल को पाक साफ रखते हुए तुम्हें आगे बढ़ते जाना होगा। बस थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे दिन फिरने वाले हैं, खुशियां तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हैं। वह बोली, क्या मेरे बीते हुए दिन फिर से लौट आएंगे? बूढ़ा आदमी बोला, बेटी, मेरी बातें झूठी हो ही नहीं सकती। इसी पेड़ के नीचे की मिट्टी खोदने पर तुम्हें एक खजाना प्राप्त होगा, और वह खजाना 7 राजाओं के खजानों के बराबर होगा। इतना सुनते ही राजकुमारी की नींद खुल गई और उसने सपने की सारी बात सेविका को कह सुनाई। तभी राजकुमारी का एक संबंधी वहां आ पहुंचा और बोला, बेटी, जब से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है तब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। यह थैली लो, इसमें तुम दोनों के खाने का सामान है। इसी तरह मैं रोज तुम दोनों के लिए खाना ले आया करूंगा। फिर क्या था, दोनों ने भरपेट भोजन किया। भोजन करने के बाद राजकुमारी ने अपने काका से कहा, कल आप अपने साथ एक कुदाल और एक फावड़ा भी लेते आइएगा। काका बोले, ठीक है बेटी, तुम लोग ठीक से रहना, अब मैं चलता हूँ। उसके जाने के बाद सेविका ने कहा, बेटी, अब रात होने वाली है, क्यों ना हम पेड़ की उस मजबूत शाख पर जाकर आराम करें। वह जगह जानवरों की पहुंच से दूर है
इस प्रकार दोनों ने पेड़ की ऊंची शाख पर चढ़कर रात गुजारी और जंगली जानवर पेड़ के आसपास चक्कर काटते रहे। सुबह होते ही सेविका ने राजकुमारी से कहा, बेटी चलो नीचे उतर चलें, तुम्हारे काका भी आने ही वाले होंगे। और पेड़ से नीचे उतरने के कुछ देर बाद राजकुमारी ने अपने काका को आते देख सेविका से कहा, अम्मी देखिए काका हमारे लिए दाल फावड़ा और खाना लेकर आ रहे हैं। काका के आने पर दोनों ने खाना खाया। फिर राजकुमारी ने उन्हें सपने की बात बताते हुए कहा, काका अब हमें मिलकर यहाँ की मिट्टी खोदनी चाहिए। इस प्रकार कुछ देर तक कड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें मिट्टी के अंदर दबी हुई सोने की एक बड़ी संदूक और कुछ छोटी छोटी पेटियां मिली। संदूक और उन पेटियों में हीरे जवाहरात, रत्न मोती, सोने चांदी क्या नहीं थे। इतना बड़ा खजाना देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। राजकुमारी ने खुदा को कहा, मैं तो अपने नसीब को कोसने लगी थी, मगर आज इस धरती पर मुझसा अमीर कोई नहीं है। उसके बाद उसने अपने काका से कहा, बुरे वक्त में आपने हमारी मदद न की होती तो न जाने हमारा क्या होता। अभी मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। ठीक यहीं पर मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत महल बनवाना है और इसी जंगल में सुंदर सा शहर बसाकर अपनी सल्तनत कायम करनी है। मगर यह काम अव्वल दर्जे के राजमिस्त्रियों और बढ़ियों के बिना मुमकिन नहीं। उन्हें यहाँ लाने का काम मैं आपको ही सौंपना चाहती हूँ। काका ने कहा, बेटी वह तो ठीक है, मगर यहाँ शहर बसाने के लिए तुम्हें बादशाह से पूछना होगा। उनकी रजामंदी के बाद ही कोई काम हो सकता है। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मैं भेस बदलकर खुद ही उनके पास जाऊंगी। उसके बाद राजकुमारी सौदागर बनकर वहां गई और बोली, महाराज मैं विलायत का रहने वाला एक सौदागर मारू शाह हूँ। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मगर यहाँ की आबो हवा और खूबसूरती देख मेरा दिल यहाँ से जाने को नहीं करता। मेरे पास धन दौलत की भी कोई कमी नहीं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी सरहद से सटे जंगल में अपना सुंदर सा शहर बसा लूं। यह सुनकर बादशाह नौजवान सौदागर से बोले, न जाने क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमसे मेरा कोई पुराना रिश्ता हो। जाओ तुम अपना महल बनाकर रहो, तुम्हें स्वीकृति दिया जाता है। और हाँ, मेरा शाही खजाना इस काम में तुम्हारा मददगार साबित हो सकता है। जब भी जरूरत पड़े बेहिचक चले आना। राजकुमारी ने कहा, महाराज अभी तक तो मैंने बस लोगों से ही सुना था, पर आज मैंने खुद भी देख लिया कि आप कितने दरिया दिल इंसान हैं। मैं बस एक ही मकसद से यहाँ आया था और वह मकसद आपने पूरा कर दिया। अब मुझे जाने की इजाज़त दें ताकि मैं अपने काम में लग सकूं। पर हाँ, मेरे काम के लिए मुझे आपके शाही कारीगरों की ज़रूरत होगी। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारा पूरा मुल्क तुम्हारे साथ है। फिर क्या था, राजकुमारी ने पूरे जोर शोर से जंगल में शहर बनवाने का काम शुरू करवाया। इस तरह कम ही समय में एक खूबसूरत शहर बनकर तैयार हो गया। शहर के बीचों बीच राजकुमारी के लिए एक सुंदर सा नक्काशीदा संगमरमर का महल बनाया गया। सड़कों की दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाए गए थे। पूरे शहर में मुसाफिर खानों की कोई कमी न थी। ढेर सारे अच्छे अच्छे मकान भी बनाए गए ताकि लोगों को यहाँ बसने में कोई खर्च न उठाना पड़े। इतना ही नहीं, अन्य बुनियादी ज़रूरतों के लिए अलग से रुपए पैसे दिए जाने की घोषणा भी की गई थी। सचमुच राजकुमारी का शहर लाजवाब ही नहीं, बेमिसाल भी था। इस तरह जंगल में बसे हुए नए शहर में हुस्न-बानो का राज कायम हुआ। धीरे धीरे पूरा शहर आबाद होने लगा। तभी एक दिन राजकुमारी बादशाह के महल में पहुंची। उस वक्त बादशाह को कहीं जाने की हड़बड़ी थी। बादशाह बोले, बेटे मैं एक फकीर बाबा का मुरीद हूँ और अभी मुझे उन्हीं के पास जाना है। सौदागर मारू शाह बोला, अगर आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलूं? वह बोले, अरे यह तो और भी अच्छा होगा। फिर क्या था, दोनों साथ साथ फकीर के पास जा पहुंचे। फकीर कोई और नहीं बल्कि वही